अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। पहला तफसीली सवाल का पॉइंट नंबर 4 एंड 5 यानी पॉइंट नंबर 4 और 5 उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 4 है असासों की तकसीम और पॉइंट नंबर 5 है फ़ौज की तकसीम। तो पहले हम पॉइंट नंबर 4 पे बात करेंगे। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे कि मुश्किलात में असासों की जो के हवाले से एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने पेश आई। तो बरसगीर की तकसीम के बाद असासों की पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबादी के तनासुब के लिहाज से जो तकसीम थी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला था। लेकिन यहाँ पे भी क्योंकि इस हवाले से यहाँ भारतीय हुक्मरानों ने नाइंसाफ़ी से काम लिया, यानी इब्तदाई मुश्किलात में भी एक बहुत बड़ी मुश्किल के तौर पे ये सामने आया मसला। तो वो बहाने से पाकिस्तान को इसका हिस्सा देने से ग्रेज करते रहे, जिसके पीछे भी मकसद यही था कि पाकिस्तान अपने पाँव पे मजबूत खड़ा ना हो सके। लिहाजा वो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए हर मुमकिन हरबे इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे इस लाइन को आप स्टूडेंट्स अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ये रीडिंग का क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन बन रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को उसके हिस्से के असासे क्यों ना दिए। तो यहाँ पे वाज़ेह तौर पे 1 लाइन या हाफ लाइन या 2 और 3 लाइन्स में इसकी डिटेल नहीं दी गई कि क्यों ना दिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि किस वजह से उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहाने से मुख्तलिफ बहानों की रुकावटें डालते हुए इस काम को डिले करने की कोशिश की। तो असल मकसद उनका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि असल उनका मकसद क्या था कि उन्होंने असासे क्यों ना दिए। वो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए हर मुमकिन हरबे आजमा रहे थे, ताकि पाकिस्तान अपने पाँव पे मजबूत खड़ा ना हो सके और दोबारा भारत का हिस्सा बन जाने पे मजबूर हो जाए। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये वजह थी जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ बहानों से असासे देने में रुकावटें डाल रहे थे। लिहाजा इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेंगे और क्लोजिंग इसको आप अपने अल्फाज में इसकी क्लोजिंग खुद कर लेंगे। तो आंसर इसका ये होगा कि वो पाकिस्तान की मईशत को तबाह कमज़ोर करना चाहते थे, ताकि पाकिस्तान अपने पाँव पे मजबूत खड़ा ना हो सके और दोबारा भारत का हिस्सा बनने पे मजबूर हो जाए। यहाँ इस तरह आप इसका आंसर दे देंगे। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, थर्ड लाइन पे जाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान के हिस्से के असासे रोक लिए, लिहाजा मुत्तहिदा भारत के उस वक्त जो मुत्तहिदा बैंक था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें तकसीम के वक्त दोनों की मुश्तरका जो रकम थी वो 4 बिलियन बनती थी। अब हिंदू और मुस्लिम आबादी के तनासुब के लिहाज से जितने असासे बनते थे, उसके हवाले से पाकिस्तान का तनासुब के लिहाज से हिस्सा बनता था 750 मिलियन। उस 4 बिलियन में 750 मिलियन की रकम जो थी वो मुसलमानों का हिस्सा बनती थी। लिहाजा ये हिस्सा देने पे भारत जो था वो आमादा नहीं था, जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मकसद था कि अलहदा तो ये हो चुके हैं, लेकिन माशी लिहाज से मामलात को संभालने के लिए, इंतजामात को संभालने के लिए पैसे के लिहाज से जो मुसलमानों को रुकावट पड़ेगी, तो इस नौज़ायदा मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी ये मुश्किल हम सामने पेश करेंगे, जिससे ये मुख्तलिफ शोबों को नहीं चला सकेंगे, मुल्क को इस्तेहकाम नहीं बख्श सकेंगे। ये उनके मकासद थे। तो मुख्तलिफ हीलों बहानों के बाद जब भारत से बार बार इसरार किया गया, तो मजबूरन उन्होंने आलमी सतह पे अपनी साख को, अपने नाम को बरकरार रखने के लिए उन्होंने पहली जो किस्त थी वो 200 मिलियन के हिसाब से अदा की। उसके बाद उस वक्त के जो भारतीय वज़ीर थे मिस्टर पटेल, जिनका पूरा नाम है विलेप भाई पटेल, तो उन्होंने, मिस्टर पटेल जो थे, उन्होंने ये उस वक्त 4 बिलियन के तनासुब से जो 750 मिलियन हमारा हिस्सा बनता था, ये वापस देने के लिए एक तरह का ये डील करने की कोशिश की कि अगर पाकिस्तान इस बात पे आमादा हो जाए कि भारत का कश्मीर पर हक है, इस बात को तस्लीम कर ले, तो उसके बदले में सारी रकम अदा कर दी जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार ना हुआ।
तो उसके बाद गांधी जो है उसको बैनुल अक़वामी सतह पे भी इस बात की शर्मिंदगी थी कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी हिंदुस्तान जो है वो बदनाम हो रहा है कि पाकिस्तान के असासे नहीं दिए जा रहे। लिहाजा इस शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने सारी रकम पाकिस्तान को अदा की, लेकिन दो एक साथ में 200 मिलियन और 500 मिलियन में, जो कि टोटल 700 मिलियन बनती है, जिसमें से अब तक 50 मिलियन जो है वो अब तक आज तक अदा नहीं किए गए। लिहाजा इन चीज़ों को आप अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग का क्वेश्चन बन सकता है कि मुत्तहिदा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो था उस वक्त, जो मुश्तरका हमारी बैंकिंग का निज़ाम था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें टोटल रकम कितनी मौजूद थी जो कि दोनों में तनासुब के लिहाज से तकसीम होनी थी, तो वो थी 4 मिलियन। इसको आप अंडरलाइन करेंगे। फिर तनासुब के लिहाज से 4 मिलियन में पाकिस्तान मुसलमानों की आबादी के लिहाज से कितना हिस्सा बनता था, तो वो है 750। इसको भी आप जहन में रखेंगे। इसको MCQs भी रीडिंग का बना के कल को बोर्ड के हवाले से पूछा जा सकता है। इसको रीडिंग का शॉर्ट क्वेश्चन भी बना के पूछा जा सकता है। तो आगे हम चलेंगे। आगे इस तरह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि असासों की तकसीम के हवाले से जो 750 मिलियन तनासुब के लिहाज से पाकिस्तान का हिस्सा बनता था, उसमें दो एक साथ में कितनी रकम अदा की गई, यानी 700 मिलियन रुपए अदा किए गए। तो पहली किस्त में कितने दिए गए, दूसरी किस्त में यानी 500 दूसरी किस्त में दिए गए। तो इस हवाले से इस तरह आपको रीडिंग के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, या फिर इन अमाउंट को पहली किस्त में 200 अदा किए गए, दूसरी में कितने दिए गए। इस हवाले से अमाउंट के हवाले से आपको रीडिंग का क्वेश्चन भी बना के पूछा जा सकता है। बहरहाल एंड पे बकाया 50 मिलियन रुपए अभी तक भारत के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं, जो कि आज तक अदा नहीं किए गए। इस हवाले से नवंबर 1947 में, नवंबर 1947 में दिल्ली में दोनों ममालिक के नुमाइंदों की मीटिंग हुई। अच्छा, यहाँ पे आपका फिर से रीडिंग का क्वेश्चन बन सकता है कि असासों की तकसीम के हवाले से जो भारत ने आज तक हमें 50 मिलियन रुपए अदा नहीं किए गए, उसके लिए आखिरी मरतबा कब दोनों मुल्क के नुमाइंदों के दरमियान मीटिंग हुई, तो वो नवंबर 1947 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट नंबर 4 जो है इसकी डिटेल मुकम्मल हुई, जिसमें रीडिंग की चीज़ें या अंडरलाइन करने वाली चीज़ें ज़्यादा थी, जो कि मैंने आपको बता दी। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 जाएंगे, फ़ौज की तकसीम। तो फ़ौज की तकसीम इब्तदाई मुश्किलात में, जहाँ पे बाकी मुश्किलात के ऊपर हम बात कर चुके हैं, तो फ़ौज की तकसीम भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला जो है उस हवाले से ये पेश आया। तो ज़रूरी था कि बरसगीर की तकसीम के बाद जो फ़ौजी असासे हैं उसको भी मुश्तरका तौर पे इंसाफ के साथ दोनों ममालिक में तनासुब के लिहाज से तकसीम किया जाए, लेकिन इस मामले में भी इंसाफ से काम ना लिया गया, जिसका सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि इनको इब्तदा में ही इतनी मुश्किलात में घेरा जाए ताकि इस नौज़ायदा मुल्क से अपने पाँव पे मजबूती से खड़ा ना हुआ जा सके, और ये मजबूरन घुटने हमारे आगे टेक दें कि हम फिर से भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि अल्लाह ताला के फजल करम से ऐसा ना हो सका। तो भारत जो है उसको पाकिस्तान को भारत कमज़ोर करना चाहता था, जो कि असासों की तकसीम के हवाले से भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन मुश्किलात के खड़ी करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि ये माशी लिहाज से मजबूत ना हो सकें, ये अदारों को ना चला सकें, इनसे मामलात कंट्रोल ना हो सकें, तो मजबूरन हालात से मजबूर होकर ये हमारे आगे घुटने टेक दें और फिर से भारत का हिस्सा बन जाए। तो इसके हवाले से सेकंड लाइन पे हम जाएंगे कि भारत पाकिस्तान को कमज़ोर रखना चाहता था ताकि वो भारत का हिस्सा बनने पे मजबूर हो जाए। तो तकसीम से पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान का कमांडर चाहता था कि फ़ौज को बांटा ना जाए, यानी वो कमांडर चाहता था कि मुश्तरका तौर पे मैं दोनों ममालिक की फ़ौज का सरबराह रहूं, तो फ़ौज की तकसीम ना की जाए। तो अगर आज जो इंडिया पाकिस्तान के हालात हैं, कश्मीर के ऊपर जिस तरह का हिंदुओं का कंट्रोल है, जिस तरह का सलूक है, अगर उसको देखा जाए तो अगर हमारी फ़ौज की तकसीम ना हुई होती तो क्या ख्याल है कि दोनों ममालिक जो हैं वो पुरसकून तौर पे रह सकते थे? ऐसा होना कभी मुमकिन ही नहीं था। तो तकसीम से पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान का कमांडर जो था वो चाहता था कि पाकिस्तान फ़ौज को बांटा ना जाए और इन्हें एक ही कमांडर के तहत रखा जाए, जो कि आने वाले वक्त के लिए एक
बहुत बड़ा फितने के तौर पे नज़र आ रहा था। लिहाजा मुस्लिम लीग ने इस मौक़िफ़ को तस्लीम ना किया और उनके इसरार पे मजबूरन फ़ौजी वसाइल और असासे जो थे वो भी भारत को दोनों मुल्कों में बांटने पड़े, जिसमें आबादी के तनासुब के लिहाज से 64% और 36% के तनासुब से तकसीम किया गया। यहाँ पे आप इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। फ़ौज की तकसीम जो है वो किस तनासुब से, उसके असासे जो हैं किस तनासुब से तकसीम किए गए, तो 64 और 36% के हिसाब से। फिर इसी लाइन का सेकंड लास्ट हिस्सा जो है वो ये है कि मुत्तहिदा भारत में कितनी आर्डीनेंस फैक्ट्रियाँ थीं, तो 16 आर्डीनेंस फैक्ट्रियाँ थीं, लेकिन नाइंसाफ़ी की हद यहाँ पे ये देखें कि इन 16 आर्डीनेंस फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री भी ऐसी नहीं थी जिसको पाकिस्तान के नक्शे में शामिल किया गया हो, यानी ये सारी की सारी भारत के हिस्से में आए। लिहाजा फ़ौज की जो असासों की तकसीम थी, जब इन आर्डीनेंस फैक्ट्रियों के हवाले से इसरार किया पाकिस्तान ने, तो उनको मजबूरन 60 मिलियन रुपए जो हैं वो दिए गए ताकि इस रकम से वो आगे अपनी आर्डीनेंस फैक्ट्रियां कायम कर सकें। ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। बजाय आप एक बने बनाए कारखाने को, एक इंडस्ट्री को आप चलाना शुरू हो जाते हैं और एक रकम से आप एक नई बिल्डिंग को तैयार करते हैं, उसमें मशीनरी सेट करते हैं, उसमें वर्कर ढूंढ के लगाते हैं, तो एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो उन्होंने किसी ना किसी तरह से पेश करने की कोशिश की, पैदा करने की कोशिश की। तो इस हवाले से इस लाइन को 36 और 64% के तनासुब से तकसीम किया गया। 16 आर्डीनेंस फैक्ट्रियाँ थीं, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप करेंगे कि इन 16 आर्डीनेंस फैक्ट्रियों की जगह पे भारत ने पाकिस्तान को जो रकम अदा की वो 60 मिलियन रुपए थे, इसको आप कर लेंगे। उसके बाद मजबूरन ये है कि अंग्रेज़ कमांडर इन चीफ ने अपने हालात को देखते हुए ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, जिससे हालात मज़ीद पेचीदा हो गए। यूँ पाकिस्तान को अपना जायज़ हिस्सा लेने से उन्होंने महरूम कर दिया। जहाँ तक अगर अफवाज का ताल्लुक था तो हर फौजी को इख्तियार दिया गया कि वो जिस मुल्क के साथ शामिल होना चाहता है, जिसका हिस्सा बनना चाहता है, वो बन जाए। जाहिर है कि मुसलमान फ़ौजियों ने पाकिस्तान से ही अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। तो इस पैराग्राफ के अंदर जितनी चीज़ें अंडरलाइन करने वाली थी इसके हवाले से वो मैंने आपको अंडरलाइन करवा दी। अब 36 और 64% के तनासुब के लिहाज से जो तकसीम हुई, इस लाइन को MCQs के तौर पे भी बोर्ड के हवाले से रीडिंग के MCQs के तौर पे दिया जा सकता है। इसको स्टेटमेंट चेंज करके किसी भी तरह से रीडिंग का शॉर्ट क्वेश्चन भी बना के पूछा जा सकता है। अगली जो लास्ट हाफ लाइन है, मुत्तहिदा भारत में 16 आर्डीनेंस फैक्ट्रियां काम कर रही थीं, तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ कि 16 आर्डीनेंस फैक्ट्रियां, ये आपका MCQs बना के पूछा जा सकता है कि मुत्तहिदा भारत में तकसीम के वक्त कितनी आर्डीनेंस फैक्ट्रियां थी। अच्छा, अब यहाँ पे लफ्ज़ है आर्डीनेंस, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं ये पूछते हैं कि आर्डीनेंस फैक्ट्रियों से क्या मुराद है। आर्डीनेंस ऐसी फैक्ट्रियाँ जहाँ पे दिफाई साजो सामान, असला साजी का काम किया जाता है, जहाँ पे दिफाई साजो सामान तैयार किया जाता है। तो इसको MCQs के तौर पे भी पूछा जा सकता है। इसको आप इस तरह भी इसको पूछा जा सकता है कि मुत्तहिदा भारत में तकसीम के वक्त कितनी आर्डीनेंस फैक्ट्रियाँ थी। तो इन शॉर्ट इसका आंसर आप 16 आर्डीनेंस फैक्ट्रियाँ भी दे सकते हैं। एक सेंटेंस के तौर पे भी इसका आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान को इन 16 आर्डीनेंस फैक्ट्रियों की के बदले में कितनी रकम अदा की गई। ये भी MCQs के तौर पे भी बना के दिया जा सकता है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी दिया जा सकता है। तो ये थी हमारे पॉइंट नंबर 5 की तफसील जिसके ऊपर हमने बात की। इसमें जो अंडरलाइन करने वाली चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। तफसीली सवाल के अलावा इसके अंदर ये जो काउंटिंग की चीज़ें हैं, इस तफसीली सवाल की समझने के ये जान है। अगर आप इन काउंटिंग की चीज़ों को डिटेल में लिखते हुए छोड़ देंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो किस तरह के आपको मिल सकते हैं, ये चेकर पे डिपेंड करता है। तो कोशिश करें कि तफसीली सवाल जो पहला है पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, इसमें काउंटिंग की जितनी चीज़ें हैं, इसमें डेट्स जितनी दी गई हैं, उनको अच्छी तरह तैयार करें। हर पैराग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं काउंटिंग की चीज़ें हैं, डेट्स दी हुई हैं, और ये चीज़ें जो हैं इस तफसीली सवाल की जान है, यानी आधा हिस्सा इन चीज़ों में है। तो इनको अगर आप छोड़ेंगे
तो आपके ज़ाहिर है 8 नंबर का तफसीली सवाल है, तो इसको फिर अगर आप छोड़ देंगे तो ये चेकर पे डिपेंड करता है कि आपकी डिटेल अच्छी है तो वो आपको 4 दे या 5 दे या इससे ज़्यादा कर दे या कम कर दे। लिहाजा इसको अच्छी तरह से आप तैयार करें। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो दरियाई पानी का मसला, इसके ऊपर हम नई वीडियो तैयार करेंगे, तब आपसे इस नई वीडियो के साथ बात करेंगे। और ये पहला इब्तदाई तफसीली सवाल का लास्ट पॉइंट होगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह दूसरा तफसीली सवाल इब्तदाई मुश्किलात रियासतों के तनाज़ा के हवाले से दूसरे तफसीली सवाल पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।